हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। उसके बाद मैं आपको पैरेंथेसिस ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग आगे बताऊँगा। फिर मैं आपको ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग आगे बताऊँगा, है ना। अगर मैं ग्रेटर देन की बता दिया तो लेस देन आप ऑटोमेटिक कर लोगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे अच्छे ऑपरेटर ओवरलोडिंग माने जाते हैं ना, अभी तक जो भी हमने सीखा वो इजी था। और इजी ये भी है क्योंकि मैं इनको इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपको इजी लगे। तो यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है या पैरेंथेसिस ऑपरेटर या इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन, इनकी भी ओवरलोडिंग आप सीख लो, है ना। स्टूडेंट को पता नहीं क्यों ये टफ लगता है, लेकिन फिर भी यकीन मानो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज आप तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग सीख ही जाओगे, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम क्या बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक क्लास बनाई है लिस्ट ऑफ आइटम, उसके अंदर हमने एक अरे बनाया है। हमने अरे बनाया, ध्यान रखना ये वन डायमेंशनल अरे है। ओके। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमारे पास एक मेन फंक्शन है। अब आपको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग समझने के लिए रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमने बोला रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के साथ में किस तरह से यूज़ करते हैं, उसकी क्या पावर होती है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप इस चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो C++ की प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करिए और उसका वीडियो नंबर 28 देखिए। हमने बोला वीडियो नंबर 28 वीडियो नंबर में हमने रेफरेंस वेरिएबल के बारे में जितनी भी जानकारी होती है पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दी है। ओके। तो अभी मैं यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल की बात नहीं करने वाला हूँ। पहले आप जाके वो 28 नंबर वाला वीडियो देख लो, है ना। एक नंबर आगे पीछे भी देख लेना, हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन 28 है वही आपको देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अरे है, उस अरे को आप भूल जाइए। पहले मैं लेट से यहाँ पर एक अरे बनाता हूँ। लेट से मैं अरे नाम से ही अरे बना लेता हूँ। इसका साइज हमने 4 रखा है, 5 रख लिया। अब इस अरे में अगर मुझे वैल्यू रखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं अरे ऑफ 0 इक्वल्स टू लेट से 6। तो क्या होगा, ये जो अरे बना है, यार मैं इस अरे को ना ए लिख ले रहा हूँ। तो ये जो हमने ए नाम का अरे बनाया, इसके 0 इंडेक्स पर क्या चला गया, 6 चला गया। तो जब अरे के जो हमने ब्लॉक्स बनाए, अब यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बनेंगे, उनको मुझे एक्सेस करना है, तो हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज उसी के साथ में कर रहे हैं जो अरे का नाम है। ध्यान रखना, ए यहाँ पर अरे का नाम है, उसके साथ में हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं। सॉरी, उसके साथ में हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को यूज करके उसमें हम लोग वैल्यूज को रख रहे हैं, है ना। हम चाहे तो वैल्यू और भी तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए मुझे 1 इंडेक्स पर रखना हुआ तो इस तरह से फिर से मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को अरे के नाम के साथ में यूज करके और इंडेक्स नंबर पास करके उसमें हम वैल्यू को रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हम लोग अरे के नाम के साथ में यूज़ करते हैं, और जिस इंडेक्स पर वैल्यू रखनी होती है उस इंडेक्स को हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर पास कर देते हैं, है ना। क्या इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर हम इस तरह से 2 वैल्यू पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऐसा। हम सिर्फ एक और एक ही आर्गूमेंट्स यहाँ पर इस तरह से मतलब इंडेक्स नंबर पास करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, फिर भी हमने बता दिया, लेकिन मैं इस बात को फोकस करके बता रहा हूँ, लेकिन मतलब इसका ज़रूर यूज़ होने वाला है ना। अब आप समझिए कि अगर इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो हमने लेट से बना लिया ऑब्जेक्ट, लेट से अरे नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो ये अरे नाम का ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर ARR नाम से एक अरे होगा, है ना। समझ समझ बात आ रही है। ये जो अरे नाम का ऑब्जेक्ट है, या मैं इसको सिंपली ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर एक अरे होगा ARR नाम से। तो अगर मुझे इस ARR जो अरे है इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसमें वैल्यू रखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को रख सकते हैं, फंक्शन बना के काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम फंक्शन के अंदर ARR ऑफ 0 इक्वल टू समथिंग, ARR ऑफ 1 इक्वल टू समथिंग,
इसी तरह से लिख करके हम लोग वैल्यूज को असाइन करेंगे, है ना। अच्छा मान लीजिए यार, मैं आपको मान लीजिए ये पब्लिक होता, पब्लिक मैंने अभी समझाने के लिए बना दिया, तो ये पब्लिक हो गया, तो इसको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता ओबीजे डॉट, जैसे हमने डॉट लिखा देखिए सजेस्ट कर रहा है इस तरह से, और इसके जीरो इंडेक्स पर इस तरह से क्या रख दो, इसके जीरो पर 6 रख दो, तो जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे है उसमें जीरो इंडेक्स पर क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, है ना। अभी मैं 1 रख देता हूँ मान लो, तो क्या हुआ होगा, ये जो अरे हमारा है इसके अंदर एक अरे है। अब आप इस डायग्राम को समझना, ये जो अरे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका नाम हमने रखा है ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ARR है, तो हमने ऑब्जेक्ट डॉट लगा के ARR को एक्सेस किया और उसके जीरो इंडेक्स पर 1 रख दिया, तो अभी यहाँ पर क्या चला गया, 1 चला गया। तो हमने इस ARR को एक्सेस कर पाए क्योंकि हमने इसको पब्लिक कर दिया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भैया वो प्राइवेट रहे, और अगर प्राइवेट है तो हम इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो अभी आपने देखा कि अगर मुझे इस ARR में वैल्यू रखनी है तो इसी अरे के नाम के साथ में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे, और उसमें इंडेक्स नंबर हम लोग पास कर रहे थे अभी यहाँ पर, है ना। हम लोग कैसे यूज कर रहे थे, देखिए ये ARR के नाम के साथ में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ये यूज हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं ओबीजे ऑफ जीरो करके इसमें मैं कुछ वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ओबीजे जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है, अरे का नाम नहीं है ना। यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, ओबीजे हमारे उस ऑब्जेक्ट का नाम है जिसके अंदर अरे है। तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम यूज करूँ, उसके साथ में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इस तरह से लगा के वैल्यू को नहीं रख सकता। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट का यूज करके उसके साथ में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा करके इंडेक्स पास करके इसमें मैं वैल्यू को रख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस लाइन को जो अभी यहाँ पर इधर आ रही है इसको मैं एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो तो मुझे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ओवरलोडिंग हम कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओवरलोडिंग की हमें ज़रूरत तभी पड़ती है जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे हो, और अरे के स्टाइल में ही आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके वैल्यू को रखना या रिट्रीव करना चाहते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है ना। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक अरे हो ARR नाम से 4 साइज का, लेट्स से 4 साइज का, है ना, ये अरे है। मैं आपको कहूँ कि इस अरे के जीरो इंडेक्स पर वैल्यू रखो, तो आप लिखोगे ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 रख दिया। लेकिन आपने इस अरे के जीरो इंडेक्स पर वैल्यू रखा, लेकिन आपने अरे का नाम यूज किया है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ में। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो ये वाला अरे है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, और आप क्या कह रहे हैं कि मैं ऑब्जेक्ट ऑफ 0 करके अगर 5 रख दूँ तो ये वाला 5 यहाँ चला जाएगा जीरो इंडेक्स पर। और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ये पहले पता चला ना कि हम करते ही क्यों हैं ओवरलोडिंग। चलिए अगर ये कंफर्म हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब ओवरलोडिंग करेंगे कैसे, कि देखो हमें ये लाइन चलानी है, ये लाइन हमें चलानी है, तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का कुछ लेट से नाम रख लेता हूँ, फंक्शन का लेट से मैं नाम रख लेता हूँ, लेट से ऐड वैल्यू नाम से, ऐड वैल्यू। और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का लेट से मैं कुछ रिटर्न टाइप अभी के लिए मैं वाइड रख लेता हूँ, ऐड वैल्यू। और मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ, इंडेक्स मैंने क्या पास किया, ऐड इंडेक्स। और इस ARR को तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि वो मेंबर फंक्शन है, और उसके इंडेक्स पर मैं रख देता हूँ क्या, 5। इस तरह से हमने क्या किया, 5 रख दिया। तो जब मैं इस OBJ का यूज करके इस ऐड वैल्यू को कॉल करूँगा और इसमें इंडेक्स नंबर मान लीजिए हमने 0 पास कर दिया, तो ये क्या होगा, 0 इंडेक्स यहाँ पर है तो इस ARR को एक्सेस करके उसमें 5 चला जाएगा। अभी मैं यहाँ पर 5 ही लेट से मैं 1 रख देता हूँ। तो क्या हुआ कि हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें हम क्या करें, इंडेक्स नंबर पास कर रहे हैं। अब क्योंकि इस OBJ ने
ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये ARR इस OBJ का माना जाएगा। तो इसके जीरो इंडेक्स पर क्या चला गया, 1 चला गया। लेकिन हमने इस तरह से फंक्शन का यूज किया है। मैं तो चाहता था कि इस तरह लिखने पर हमारा काम हो जाए, है ना। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा काम इस तरह लिखने पर हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम मैं रखूँगा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, इस तरह से। और मुझे पता है कि जब भी हम ऑपरेटर को एज अ नाम यूज़ करते हैं, फंक्शन नाम, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ता है, ऑपरेटर कीवर्ड लगाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए कि जब भी मैं लिखूँगा OBJ ऑफ 0, अभी आप ये भूल जाइए, अभी वैल्यू असाइन करने की बात जो है ना आप भूल जाइए। अब क्योंकि हमने इतना कोड लिख दिया, एक सेकेंड, ये अलाइनमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ये लाइन अपने प्रोग्राम में ऐड किया। तो जब भी मैं ये लाइन लिखूंगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और देखिए यहाँ से एरर चली गई, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पर। और यहाँ पर एरर आ रही, तो फिलहाल यहाँ पर एरर आएगी क्योंकि हमने फंक्शन हटा दिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसके चलने से ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर से आप समझिए, वही बात मैं हर बार बोल रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। आप क्या बोलेंगे कि जो ये OBJ ऑब्जेक्ट है इसने ऑपरेटर और सबस्क्रिप्ट इसको कॉल किया, OBJ ने इसको कॉल किया, है ना, और उसमें एज एन आर्गूमेंट 0 को पास कर दिया, है ना। देखिए अगर ये फंक्शन कॉल हो रहा है इस लाइन के चलने पर तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें एज एन आर्गूमेंट क्या पास हो रहा है, 0 पास हो रहा है। मतलब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि OBJ ने डाट, अभी यहाँ पर डाट लगाने पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ OBJ डाट तो देखिए ये फंक्शन हमें यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब OBJ डाट इसको कॉल कर लिया और इसमें 0 एज आर्गूमेंट पास हो गया, है ना। तो चाहे आप ये लाइन लिखें चाहे ये लाइन लिखें बात बराबर है। तो ये लाइन तो मैं नहीं लिखूंगा इसलिए इसको मैं कमेंट में रखूंगा। तो क्या हुआ कि जब ये लाइन चली तो ये कॉल हो गया फंक्शन, और जो अरे था OBJ के अंदर उसके 0 इंडेक्स पर, क्योंकि हमने यहाँ से 0 पास किया, उसमें क्या चला गया, 1 चला गया। अब अगर मैं यही वाला OBJ ऑफ 1 कॉल कर दूं, एक बार और कॉल कर दूं, मैं क्या करूं, एक बार और कॉल कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ से 1 मतलब कि ये वाला फिर चलेगा तो फिर से ही कॉल हो जाएगा, तो उसके 1 इंडेक्स पर फिर से 1 चला जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडेक्स +1 कर देता हूँ। तो इंडेक्स में पहले 0 पास हुआ तो यहाँ पर 1 जाएगा 0 इंडेक्स पर, और यहाँ पर जब 1 होगा तो 1 + 1 2 जाएगा। यानी कि जब ये लाइन चलेगी तो 1 इंडेक्स पर जो अरे है उसमें 2 चला जाएगा। और अगर इसी लाइन को मैं बार बार से एग्जीक्यूट कराता रहूँ तो मैं अपने अरे के हर एक पोजीशन पर वैल्यू को रख सकता हूँ, है ना। मैं एक अरे लगा दूँ, अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक अरे लगा दूँ इस तरह से, फॉर i = 0 to i <4 i++, और इस अरे के अंदर मैं इसको कॉल कर दूँ, इसको हटा दूँ, और यहाँ पर i 0 की जगह पर i पास कर दूँ। तो ये वाली जो लाइन है वो 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, और 0 इंडेक्स पर 1 चला जाएगा, 1 इंडेक्स पर 2 चला जाएगा, 2 इंडेक्स पर 3 चला जाएगा, और 3 इंडेक्स पर 4 चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर ली, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर लो, जो भी हमने अभी प्रिंट किया है आप क्या करो, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप फंक्शन बना लो, एक मेंबर फंक्शन बना लो आप, वायर्ड लेट्स से प्रिंट लिस्ट नाम से। और क्या करो, इसके अंदर आप फॉर लूप लगा दो, इंट i = 0, और यहाँ पर लगा दो i <4 i++, ओके। और इस तरह से आप क्या करो, यहाँ पर लगा दो सी आउट, और सी आउट के बाद आप ARR ऑफ i की वैल्यू को प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दो इस तरह से। तो इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा इस अरे में जो डेटा रहेगा उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, OBJ डाट जैसे मैंने लगाया, देखिए प्रिंट लिस्ट कह रहा है, इसको हमने कॉल कर लिया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की, और इस माध्यम का इस तरह से यूज करके हमने वैल्यू को रखा,
और प्रिंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया है। देखिए मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देखना 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिंट हो रहा है ना। तो अभी हमने क्या किया कि हमने इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर ली है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की। तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे हम लोग ऐसा बड़े आराम से लिख सकते हैं, है ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप एक बात और समझिए कि अब मैं यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करने वाला हूँ। देखिए जब हमने पहली बार आपको बताया था OBJ ऑफ 0 = 5 इस तरह से, तो मैं क्या कर रहा था, मैं वैल्यूज़ को यहाँ पर असाइन कर रहा था, है ना। वैल्यूज़ को मैं मेन फंक्शन के अंदर असाइन कर रहा था। लेकिन जब हमने इस तरह से यूज़ किया तो जो वैल्यूज़ हम इस अरे में रख रहे हैं वो इस मेंबर फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, है ना। इस बात को आपको समझना है। देखिए यहाँ पर ये इरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं असाइनमेंट वाला चीज़ हटा दूँ तो इरर नहीं देगा। देखिए ये इरर यहाँ से गायब हो जाएगी, देखिए इरर गायब हो गई। लेकिन अगर मैं =5 यहाँ पर लिख दूँ तो ये इरर दे रहा है। तो अब मुझे ये सीखना है, अगर मुझे इस अरे में वैल्यू रखनी है मेंबर फंक्शन का यूज़ करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ में, तो हमने अपना काम कर दिया है। इस वाली लाइन को मैं हटा दूँ तो हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह से करके वैल्यू को रख पाऊँ इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला जो मेथड है ना इसको नहीं यूज करने वाला हूँ। मैं इसको अभी क्या करता हूँ, मैं कमेंट में कर देता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है अब ये चले, है ना। तो इसके लिए देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अच्छा इसके चलने पर इतना कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर इस जगह पर मुझे उस जगह पर अगर इस पहले वाले ब्लॉक का रेफरेंस मिल जाए, अब ध्यान से समझना रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। अगर मुझे किसी तरह से इस वाले पहले वाले ब्लॉक का रेफरेंस मिल जाए तो हम इस ब्लॉक में वैल्यू को रख सकते हैं, है ना। और इतने चीज़ ये जब पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन चल रहा है, तो क्यों ना मैं इस फंक्शन से इस वाले ब्लॉक का रेफरेंस रिटर्न कर दूं। अगर मुझे =5 यहाँ पर वैल्यूज रखनी है तो ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, इसको आप रिपीट करके देखना। क्योंकि देखिए जब ये कोड चलेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, है ना। और अगर मुझे यहाँ पर = असाइनमेंट इस तरह से लगाना है तो मुझे यहाँ पर चाहिए जो 0 वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इसका मुझे रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस मिल जाए तो भी हम वैल्यू को रख सकते हैं, एड्रेस मिल जाए तो भी हम वैल्यू को रख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को रेफरेंस चाहिए। तो क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो अगर मैं इस फंक्शन से रेफरेंस रिटर्न कर दूं ARR ऑफ 0 का, इंडेक्स में क्या है 0 है, तो ARR 0 का अगर मैं यहाँ से रेफरेंस रिटर्न कर दूं तो यहाँ पर पहले वाले ब्लॉक का जो अरे है उसका रेफरेंस आ जाएगा। और अगर उसका रेफरेंस आ गया तो उसमें हम 5 इस तरह से वैल्यू रख सकते हैं। मतलब जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है उसको मैं इंट इस तरह से M% सिंबल लगा दूंगा। मतलब ये लिखना मतलब कि मैं एक इंटीजर टाइप के ब्लॉक का रेफरेंस रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर मैं रेफरेंस रिटर्न कर रहा हूँ तो ये असाइनमेंट वाला काम हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर सिंपली हम लोग रिटर्न कीवर्ड लिख देंगे इस तरह से, है ना। यहाँ से आपको देख के लग रहा है कि हम इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है अरे में वो रिटर्न कर रहे हैं, है ना। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो रही है कि फंक्शन का उस ब्लॉक की वैल्यू रिटर्न हो रही है कि उस ब्लॉक का रेफरेंस, आप ये देख के नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप फंक्शन का रिटर्न टाइप देखेंगे तो बता देंगे कि उस ब्लॉक की वैल्यू नहीं बल्कि उस ब्लॉक का रेफरेंस रिटर्न हो रहा है। और जैसे ही हमने रेफरेंस रिटर्न किया देखिए वो इरर यहाँ से चली गई, है ना। ये कितना अमेजिंग है, इरर यहाँ से चली गई। और अगर इरर यहाँ से चली गई तो मैंने 0 वाले इंडेक्स पर इस अरे के 0 इंडेक्स पर हमने 5 को रख दिया। अब अगर मैं OBJ ऑफ 1 करके यहाँ पर 6 को रख दूँ तो 1 इंडेक्स पर इस अरे के 6 चला जाएगा। अब अगर मुझे हर एक इंडेक्स पर अगर वैल्यू को रखना है तो मैं एक लूप लगा सकता हूँ i = 0 y <4 i++
और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ओ बी जे ऑफ आई इक्वल्स टू लेट से आई प्लस 1 रख दे रहा हूँ। तो 0 वाले इंडेक्स पर 1 चला जाएगा, 1 वाले इंडेक्स पर 2 चला जाएगा। इस तरह से हमने वैल्यू को रख दिया है ना। अब अगर हमने वैल्यू को रख दिया, आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करने के लिए भी हम इसी का यूज कर सकते हैं। देखना कैसे। अब ये फंक्शन मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, देखिए मैं इसको कमेंट में कर दे रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि आपको मैं यही फंक्शन कॉल करके दिखा दे रहा हूँ, ओ बी जे करके, है ना। तो ये है ओ बी जे, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो मैंने ओ बी जे देखिए इसको कॉल कर लिया। तो देखना आप 1 से 4 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नहीं तो मैं यहाँ पर 2 ऐड कर देता हूँ, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 प्रिंट होगा, है ना। देखिए यहाँ पर अभी हमारा ये देखिए 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो गया है। लेकिन हम इस फंक्शन, ये हमें नहीं चाहिए, ये फंक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमने देखिए रेफरेंस अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट देखिए, फ़ायदा देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं एक लूप और यूज़ कर लूँ इसी तरह से, और यहाँ पर मैं सी आउट लगा दूँ, सी आउट, और ओ बी जे ऑफ आई को मैं प्रिंट करूँ और स्पेस दे दे रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। इस बार इस फंक्शन से भले ही रेफरेंस रिटर्न हो रहा है, लेकिन उस रेफरेंस को हमने असाइनमेंट के लेफ्ट में नहीं लिखा है। जब भी हम रेफरेंस रिटर्न करते हैं और रेफरेंस रिटर्न होके जहाँ जाता है, जैसे अभी हमने बताया था ओ बी जे ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर रेफरेंस रिटर्न होके आ रहा था, और क्योंकि वो रेफरेंस असाइनमेंट के लेफ्ट में है तो उसमें इस तरह से वैल्यू चली जाएगी। लेकिन भले ही जब हम रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने प्रिंट करने के लिए लिखा है, तो वो रेफरेंस नहीं बल्कि उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, है ना। रेफरेंस मतलब क्या होता है, उस ब्लॉक का दूसरा नाम। हमने क्या बोला, उस ब्लॉक का दूसरा नाम है। तो हमने क्या बोला, रेफरेंस मतलब उस ब्लॉक का दूसरा नाम। अच्छा देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक एक्स वेरिएबल बना लो और जो रेफरेंस यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसको आप एक्स में असाइन कर दो। तो इसका रेफरेंस आपने रख दिया एक्स में, मतलब इस वाले वेरिएबल का जो ब्लॉक है, इस बार ये वाला जो ब्लॉक है उसको आपने दूसरा नाम दे दिया। आप यहाँ पर एक्स भी इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पर आप एक्स भी प्रिंट कर सकते हो इस तरह से, है ना। इस बार अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो देखना आप 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए 3 4 5 6 प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो जब यहाँ से रेफरेंस रिटर्न होके आ रहा है और अगर आप रेफरेंस को लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ कर रहे हो तो जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे वो उसी रेफरेंस पर चली जाएगी। लेकिन अगर आप रेफरेंस को यूज़ कर रहे हो प्रिंट करने के लिए तो उस रेफरेंस पर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, है ना। तो चाहे आप इस तरह से यूज करो, मैं इसको इस तरह से नहीं यूज करूँगा, हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा क्यों बनाए, हम इस तरह से काम करेंगे, है ना। समझ में बात आया आपकी कि नहीं आया। अब यार आप डिफरेंस देख लो यार, पुराना भी हमने आपको बता दिया और रेफरेंस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला भी आप देख लो कैसे काम हो रहा है ना। अच्छा, अब ये वाला हमने कैसे किया है, रेफरेंस का यूज़ करके किया है इस तरह से, है ना। और बिना रेफरेंस का यूज़ करके करेंगे जब इसका रिटर्न टाइम वाइड होगा। तो जो ये असाइनमेंट वाला काम है वो मुझे इसके अंदर करना पड़ता है, और वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए भी मुझे एक अलग से क्या करना पड़ता है, मेंबर फंक्शन बनाना पड़ता है। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने रेफरेंस बना दिया तो वैल्यूज़ को रखने के लिए और वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए दोनों बार हमने यही यूज़ कर लिया है। तो ये कितना अमेजिंग हो गया, है ना। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हम करते ही क्यों हैं, और अगर कर रहे हैं वैल्यू हमें मेंबर फंक्शन के अंदर रखनी है तो किस तरह से करेंगे, और वो वैल्यूज अगर हमें मेन के अंदर रखनी है तो किस तरह से करेंगे, और रिट्रीव किस तरह से करते हैं। दोनों केस में हमने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।